हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। तो आज जो है हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और आज हिस्ट्री की 5वीं वीडियो है। तो इसमें हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, तो उसकी ये 5वीं वीडियो है। और आप सबसे एक निवेदन और रहेगा, फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो सीरीज़ को, इस लेक्चर सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरा सिलेबस जीएस का कराया जाए। जैसे मध्यकालीन भारत हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद पॉलिटी का भी वीडियो जो है आज ही एक वीडियो आ सकता है या कल से जो है एक पॉलिटी का वीडियो आ सकता है। तो पूरी जीएस मैं आपको पढ़ाऊँगा इसी तरीके से। अब उद्देश्य इस वजह से ऐसे ये पीडीएफ फॉर्म बना के इससे जल्दी से हो जाता है, बाकी बोर्ड पे पढ़ाने से थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो उसको ना करके हमने इस तरीके से टारगेट को सेट किया है, इस तरीके से जल्दी भी हो जाएगा। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आप जो है अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई सुझाव है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं कि वीडियो में अगर आपको लगता है ये चीज़ें और होनी चाहिए तो उस पर भी आप सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आप जो है इस चैनल का एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। तो आप भी जो है अपनी राय रख सकते हैं, कोई सुझाव है तो आप भी वो हमें दे सकते हैं। और एक काम आपका ये है, कर्तव्य ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ये आपकी ड्यूटी है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास की इस सीरीज़ में अगर हम देखें तो हम जो है दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे, उसमें भी गुलाम वंश। और गुलाम वंश में अगर बात की जाए तो हम जो है ऐबक के बारे में पढ़ चुके हैं, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके साथ जो है रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो पीछे वाली जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें आपको मिल जाएगा, यानी वीडियो 1, 2, 3 करके जो भी हैं उनमें आप उनको देख सकते हैं। तो आइए, इतना काफ़ी आज जो है, इतना आपको ये समझ में आया तो आपको थोड़ा सहयोग करना है, और आपकी जो है सहयोग से ही हम जो है अपने परिवार को और बड़ा कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बहराम शाह के बाद पढ़ने वाले हैं नासिरुद्दीन महमूद को। ये रहा है 1246 से 1265 तक। तो यह इल्तुतमिश का पुत्र था जो बहराम शाह के बाद शासक बना। अगर हम बात करें इल्तुतमिश जो है उसके पुत्रों की, तो एक तो रुकनुद्दीन हो गया उसी समय। रुकनुद्दीन के बाद अगर देखें तो बहराम शाह, ये भी इसका पुत्र है, और रजिया सुल्तान, ये भी इसकी पुत्री है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये इल्तुतमिश की हैं। और एक जो है पुत्र का नाम क्या है, नासिरुद्दीन महमूद। तो 3 पुत्र हो गए इल्तुतमिश के। कौन कौन से हो गए 3 पुत्र? तो पहला अगर हम देखें, जैसे जो है रजिया सुल्तान के समय जो शासक बना है रुकनुद्दीन, दूसरा एक पुत्री रजिया सुल्तान हो गई, फिर बहराम शाह इसका पुत्र हो गया, और एक नासिरुद्दीन महमूद। तो ये इल्तुतमिश का पुत्र हो गया, यानी 3 पुत्र 1 पुत्री, जो बहराम शाह के बाद शासक बना। इसने अच्छा एक पद जो है बनाया था, एक पद चलाया था, जो है नासिरुद्दीन महमूद ने भी उसको आगे बढ़ाया, यानी बहराम शाह ने इस पद की शुरुआत की थी। पद का नाम था नायबे मुमलिकात। तो इस पद को जो है बनाया किसने है, तो उसको बनाया बहराम शाह ने, और इसको आगे कौन बढ़ा रहा है, मसूद शाह भी बढ़ा रहा है। तो नायब मुमालिक क्या था, ये इसका मतलब है कि राजा या जो शासक है उसका राइट हैंड, ये है इस पद का मतलब। अब इसमें देखा जाए तो महमूद जो है इसने बलबन को बिठाया इस पद पे, और बलबन को एक उपाधि दी, उलूग खां इसकी उपाधि दी। बलबन ने क्या किया, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया। इसी के साथ देखें, तुर्की सरदारों ने षड्यंत्र करके इमाउद्दीन रेहान के नेतृत्व में, यानी जो तुर्की सरदार थे उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, इमाउद्दीन रेहान, और उसके नेतृत्व में क्या किया, जब बलबन राइट हैंड बन गया महमूद का जो है, तो इससे रेहान को बहुत चिढ़ थी, और रेहान ने जो है बलबन को नायब के पद से हटा दिया। और नायब के पद से हटने के बाद हुआ, बलबन को हासी, जो हासी पड़ता है हिसार जिला हरियाणा, वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। तो रेहान के षड्यंत्र की वजह से क्या हो गया कि बलबन का पद चला गया, नायब मुमलिकात जो पद था, और बलबन अब क्या बन गया, हासी का इक्तादार, यानी गवर्नर बन गया। सॉरी, इक्तादार नहीं, हासी का गवर्नर नियुक्त हो गया। हिसार जिले में जो पड़ता है यहाँ का गवर्नर नियुक्त हो गया। कुछ समय बाद बलबन फिर से इस पद पर आया, यानी नायब मुमलिकात पद पर आ गया। और जब वो आया बलबन, तो उसने रेहान की मृत्यु कर दी, क्योंकि वो उससे नाराज था। इसके बाद देखें, तबकात नासरी जो पुस्तक है, जिसको लिखा है मिनहाज उस सिराज ने, तो उसके जो है इस पुस्तक को फारसी भाषा में लिखा है। यह मुख्य रूप से नासिरुद्दीन महमूद की जानकारी देती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आएगा कि मिनाज उस सिराज द्वारा लिखी गई पुस्तक तबकात नासरी किस शासक के बारे में जानकारी देती है, तो आपको लगाना है नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद ये लगाना है ऑप्शन में। और क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, तबकात नासरी पुस्तक किसकी है, तो मिनाज उस सिराज की, किस भाषा में लिखा है, तो फारसी भाषा में लिखा है। और मिनाज की मृत्यु, यानी मिनाज उस सिराज की मृत्यु बलबन के समय हुई थी। तो बलबन इसके बाद हम पढ़ेंगे उसके बारे में। और गुलाम वंश का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक है बलबन, यानी किसी ने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो बलबन के बारे में जानता होगा कि हाँ, वो गुलाम वंश का एक शासक रहा है। यहाँ एक नोट पॉइंट देखेंगे,
कुरान की आयतों तथा टोपी सीकर यह अपने व्यक्तिगत आय को जुटाता था, यानी नासिरुद्दीन महमूद ऐसा करता था। इमामी तथा इब्न बतूता नामक व्यक्तियों के द्वारा बलबन नासिरुद्दीन की हत्या करके शासक बना था। तो ऐसा इन्होंने बताया है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बलबन के बारे में। और ये गुलाम वंश का ही शासक है। पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। 1265 से रहा है 1286 तक। मूल नाम बहाउद्दीन इसका मूल नाम था। जाति देखी जाए इलवरी तुर्क। उपाधि इसकी है उलूग खां, यानी जिले इलाही एक उपाधि ये भी है। एक और उपाधि है नियामत ए खुदाई। तो 3 उपाधियां हैं इसकी, उलूग खां, जिले इलाही, नियामत ए खुदाई। शुरू करते हैं इसको भी। इसने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए फारस यानी ईरान, जिसको हम जानते हैं वर्तमान समय में, वहाँ की पद्धतियों को लागू किया। जैसे कौन कौन सी पद्धति थी? तो दरबार की सजावट, खान पान और पहनावा, ये सारी चीज़ें ईरान की पद्धति के आधार पर इसने अपने समय लागू कर दी। बलबन के द्वारा चलाई गई एक प्रथा देखें तो वो थी सिजदा और पैबोस। सिजदा पैबोस का मतलब जब कोई व्यक्ति शासक या राजा के सामने आएगा तो आके सिर झुकाएगा, इसको बोलेंगे सिजदा। पैबोस यानी सम्राट के सामने आकर सम्राट के पैरों को चूमना, ये हो गया पैबोस। ईरानी पद्धति के आधार पर ही इसने एक त्यौहार और शुरू किया था, नवरोज नामक त्यौहार। इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद इसने चालीसा, जिसको तुर्कान चहलगामी कहा गया था, इसको इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। चालीसा को समाप्त कर दिया। जो इल्तुतमिश के समय बना था चालीसा, उसको इसने समाप्त कर दिया। इसका मानना था कि शासक ही सर्वश्रेष्ठ है। इसका विचार क्या था? शासक ही सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब ये जनता के दिमाग में एक ये विचार लाना चाहता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो पहले आप ये सोचिएगा हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, शासक सर्वश्रेष्ठ है। तो किसी भी निर्णय में, समाधान में या किसी भी कार्य में राजा ही हमसे अच्छा कर सकता है। तो लोगों की मानसिकता एक बदलने की कोशिश ऐसा इसने की है। इसके बाद बलबन के दैवीय राजत्व सिद्धांत। तो क्या सिद्धांत हैं? इसका उल्लेख मिलता है बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोजशाही। तो बर्नी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है तारीख फिरोजशाही, उसमें बलबन का दैवीय राजत्व सिद्धांत दिया गया है। क्या है इसकी कुछ बातें? जैसे न्याय पर अधिक बल, दूसरा दरबारी अनुशासन, तीसरा कुलीनता पर अधिक बल। कुलीनता मतलब एक तरीके से वेशभूषा में प्रॉपर रहना और किसी से ज़्यादा बातचीत न करना, वो सारा मतलब ऐसा कुछ दिखाना। तो कुलीनता और ऐशो आराम, पूरी सुविधा वगैरह, दरबार में रहना, ज़्यादा लोगों से ना जुड़ना, वो सारी चीज़ें इसने दिखाने की कोशिश की। चौथा अगर देखें व्यक्तिगत जीवन शैली में बदलाव। तो अगर ऐसा करना पड़ेगा तो जीवन शैली जो है उसमें बदलाव भी करना पड़ेगा। तो ये इसने कुछ कार्य किए। इसी को बोला जाता है दैवीय राजत्व सिद्धांत। अच्छा, इसने बलबन ने जो है स्वयं को ईरान के एक कुल से और जोड़ा था जिसका नाम था अफरास्याब करके, अफरास्याब कुल से जोड़ा था इसने। यानी ईरान का ये उस समय का उच्च कुल था, लोगों द्वारा मान्य था। तो इसने ऐसा दिखाया कि मैं उस कुल से आया हूँ। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, तो वो दिखाना चाहता है कि मैं उस मंत्री को जानता हूँ या वो मेरे घर परिवार के हैं, मेरे रिलेशन के हैं। उस तरीके से अपनी महत्वता को दिखाने के लिए इसने अपने आप को एक ईरान के उच्च कुल अफरास्याब से जोड़ा। इसने अपने पद को बढ़ाने के लिए नियाबत ए खुदाई, इसका मतलब होता है नियाबत ए खुदाई का मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, ऐसा इसने लोगों को बताया। एक और उपाधि है जिल्ले इलाही, यानी ईश्वर का प्रकाश की उपाधि धारण की, जिससे लोगों को एक मैसेज जाए कि बलबन कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये क्या है? ईश्वर का प्रकाश या ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी ईश्वर ने भेजा है इसको धरती पर। तो ये प्रूफ करना चाहता है कि राजा ही है सर्वश्रेष्ठ और उसे ईश्वर का प्रतिनिधि बताया गया। उसके बाद जो है कोई आता है और वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा ये सिद्ध करना चाहता है अपनी बातों के या उपाधियों के द्वारा। अब हम देखते हैं बलबन की लौह एवं रक्त नीति, यानी इसको बोला जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी ऑफ बलबन। तो ये क्या है लौह और रक्त की नीति बलबन की? तो बलबन स्वयं को निरंकुश एवं शक्तिशाली शासक बताना चाहता है। यानी वो चाहता है कि उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता, निरंकुश है, उसकी बात सर्वोपरि है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता और शक्तिशाली शासक है। वह जनता में सूचना देना चाहता है कि षड्यंत्र करने वाले लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। बलबन का कथन सुने, स्टेटमेंट उसने क्या दिया था? जब मैं किसी साधारण व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी बाहें फड़कने लगती हैं और मेरे हाथ तलवार की तरफ जाने लगते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये सिद्ध करना चाहता है कि इसके सामने केवल वही व्यक्ति आए जो कुछ मतलब हो बड़े लेवल का। एक साधारण व्यक्ति को ये अपने सामने देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो मानता है कि राजा का पद इतना बड़ा है कि आम व्यक्ति उसके सामने कैसे खड़ा हो गया। तो इस कथन से ऐसा ये सिद्ध करना चाह रहा है। बलबन द्वारा सेना में जो सुधार किए गए उनको देखें तो बलबन ने एक सैन्य विभाग चलाया या सैन्य विभाग का निर्माण किया जिसका नाम था दीवान अर्ज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। दीवान अर्ज नामक विभाग किसने चलाया? तो बलबन ने। या दीवान विभाग, जो दीवान अर्ज विभाग था किसके द्वारा चलाया गया? बलबन हो गया। या किससे संबंधित है? जैसे पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, सेना हो गया, तो ये किससे संबंधित है? सेना से।
इसका मुख्य सेनापति जो है आरिद ममालिक कहलाता था। इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति इमादुल मुल्क था, इमादुल मुल्क। बलबन ने जो है गुप्त विभाग का भी गठन किया जिसमें गुप्तचरों को बरीद कहा गया है। तो आपसे पूछ लेगा मध्यकालीन भारत के इतिहास में बरीद क्या थे, तो बरीद गुप्तचर थे जिसकी स्थापना मतलब गुप्तचर विभाग की किसने की है, बलबन ने अपने समय। नोट पॉइंट देखेंगे, बलबन ने इस्लामिक पद्धति को कट्टरता से अपनाने के लिए नृत्य, संगीत, शराब आदि के सेवन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। मुल्तान क्षेत्र में नियुक्त बलबन का पुत्र शहजादा मोहम्मद मंगोल आक्रमण में मारा गया, जिसके कुछ समय बाद 80 वर्ष की आयु में बलबन की भी दिल्ली में मृत्यु या निधन हो गया। तो शहजादा मोहम्मद इसका एक पुत्र था जो मुल्तान क्षेत्र में नियुक्त था, और मुल्तान क्षेत्र में नियुक्ति के बाद जो है यहाँ पर मंगोलों का आक्रमण हुआ और उसमें शहजादा मोहम्मद मारा गया, और बलबन भी जो है 80 वर्ष की आयु में दिल्ली में इसका निधन हो गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बलबन के कुछ पुत्रों के बारे में। तो बलबन के पुत्र हैं शहजादा मोहम्मद और दूसरा है बुगरा खां। अब शहजादा मोहम्मद का पुत्र है कैखुसरो और बुगरा खां का है कैकुबाद, और कैकुबाद का पुत्र है क्यूमर्स। तो क्यूमर्स ये अंतिम शासक गुलाम वंश का। तो याद रखना आप इसको कि बलबन के 2 पुत्र हैं, शहजादा मोहम्मद जिसकी हत्या हो जाएगी, मंगोल कर देंगे, एक है बुगरा खां। शहजादा मोहम्मद का पुत्र कैखुसरो, बुगरा खां का पुत्र कैकुबाद और कैकुबाद का क्यूमर्स। नोट पॉइंट देखें, बलबन द्वारा दिल्ली में लाल महल बनवाया गया था, लाल किला नहीं, लाल महल। अगर क्वेश्चन आए तब ये लगाना है कि बलबन ने बनवाया था। अब हम पढ़ने वाले हैं कैकुबाद के बारे में। जैसे हमने बलबन के पुत्र देखे, तो पुत्रों में ही जो एक पुत्र है बलबन का, बुगरा खान, जो बलबन का एक पुत्र था, तो उसको उत्तराधिकारी या राजा बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने मना कर दिया कि मैं शासक नहीं बनूंगा। जिसके बाद उसके पुत्र यानी कैकुबाद को शासक बनाया गया। तो हमें देखना है यह बुगरा खां का पुत्र था, और बुगरा खां किसका है, बलबन का, जो सुल्तान मुइजुद्दीन के नाम से शासक बना। इसका ये नाम था, इस नाम से बना। इसके शासनकाल में ही इसे लकवा मार गया, जिसके कारण इसने अपने 3 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को उत्तराधिकारी घोषित किया। कैकुबाद के सेनापति नायब मुमलिकात जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, यानी ये उसका जो है बोल सकते हैं सेनापति था कैकुबाद का, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इसने क्यूमर्स की हत्या कर दी और खुद एक नया वंश ले आया जिसको बोला जाता है खिलजी वंश। तो इस तरीके से गुलाम वंश हुआ ख़त्म। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करें और अपना प्रेम इसी तरीके से बनाए रखें, और जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी गएँ। और अगर कोई, फिर से बोलना चाहूँगा, अगर कोई सुझाव है तो आप भी इस परिवार का सदस्य हैं और सुझाव आप दे सकते हैं। अगर कुछ जो है आपको लगे कुछ ऐसा सुधार होना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।